अस्सलाम वालेकुम। गुरु शरीफ पढ़ना। एमोर्टाइज कॉस्ट की क्लास में फॉल करने के लिए क्या शर्तें हैं? नहीं ये रेड शर्ट लेक्चर नहीं लिया तो आज वाला फायदा कोई नहीं होगा, तो उसी की कंटिन्यूटी चलेगी, उसी की कैलकुलेशन चलनी है। आप एमोर्टाइज कॉस्ट क्या बिजनेस और क्या होल्डिंग? वो क्या है SFI टेस्ट? हाँ ठीक है। हाँ और होल्ड टिल मेच्योरिटी ही लाजमी है या एक सर्टेन टाइम पीरियड तक भी हो सकता है? सर्टेन टाइम पीरियड तक भी हो सकता है। फेयर वैल्यू थ्रू OCI सेल कर सकते हैं, यानी मजबूरी हो तो सेल कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, सही है। फेयर वैल्यू थ्रू P&L। अच्छा ये मैं उन इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहा हूँ जो दूसरे की लायबिलिटी है। हाँ जी ट्रेडिंग पर्पस के लिए हूँ। अच्छा ठीक है, और कोई बात? यही है वो फाइनेंशियल एसेट्स जो दूसरे की लायबिलिटी है। हाँ जी फेयर वैल्यू थ्रू P&L। ऊपर वाली दोनों कंडीशंस पूरी नहीं हो रही तो यहाँ आ जाएगा, या फिर मैनेजमेंट खुद इनिशियली ही डिसाइड कर ले कि इस क्लास में रखना है तो इस क्लास में आएगा। अच्छा वो एसेट्स जो दूसरे की, कैसे वही आ रहा है? अच्छा और अगर पूरी हो तो फिर इस क्लास में नहीं आएगा। अच्छा मैनेजमेंट का इरादा हो तो आ जाएगा। दो बातें थी, एक ऊपर वाली क्लासेस मीट ना हो रही हो फिर तो तीसरी क्लास में आना है, और ऊपर वाली क्लासेस मीट हो रही हों फिर भी मैनेजमेंट ने फैसला कर लिया इनिशियल रिकग्निशन पे कि यहीं लाना है तो फिर यहीं लाना है। पढ़ ले यार, लिखा हुआ है, पढ़ ले। अच्छा जी वो एसेट ये पेज नंबर 2 पे लिखा हुआ है एंड पे जाके, वो एसेट जो दूसरे की इक्विटी है, वो सबसे एंड पे ग्रीन शर्ट, वो एसेट जो दूसरे की इक्विटी है उसकी क्या क्या क्लासेस हैं? ठीक है, क्या तरीका है? और अगर इनिशियल रिकग्निशन में वो इलेक्ट कर ले, इधर इलेक्ट कर ले तो वो फेयर वैल्यू को OCI भी कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलें वो एसेट्स जो दूसरे की इक्विटी हैं ये डन, पास्ट प्रैक्टिस के साथ डन। अब आते हैं वो एसेट्स जो दूसरे की लायबिलिटी है, यानी इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स। पढ़ा मैं रहा हूँ सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। अच्छा इसमें चूंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं तो मैं बार बार रिकैप करता रहूँगा। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में हमने पढ़ा था कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें बाद में थोड़ी देर बाद ये रीफिल कर देना यार।
ये नीला वाला कर देना, बाकी बाद में देखता हूँ। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स वो कॉन्ट्रैक्ट है जिसके तहत एक पार्टी का फाइनेंशियल एसेट क्रिएट हो रहा है और उसके मुकाबले पे दूसरी पार्टी की फाइनेंशियल लायबिलिटी या इक्विटी। और इसकी मोटी मोटी मिसालें हो गई कैश, डेटर, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स और इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स या किसी को लोन दिया हुआ। इनिशियल मेजरमेंट ये थी कि नहीं बल्कि सॉरी क्लासिफिकेशन ये थी कि वो एसेट्स, और पहले फाइनेंशियल एसेट्स की बात हो रही है, वो एसेट्स जो दूसरे की लायबिलिटीज हैं, इनकी 3 क्लासेस, और अभी वो आपसे पूछ लिया, और वो फाइनेंशियल एसेट्स जो दूसरे की इक्विटी हैं, इसकी 2 क्लासेस। फिर इनिशियल मेजरमेंट थी, अगर इनिशियली रिकॉर्ड करना है उस एसेट को जिसका ताल्लुक अमॉर्टाइज्ड कॉस्ट से है या फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई है, तो जो खरीद रहे हैं उसकी फेयर वैल्यू लास्ट ट्रांजेक्शन कॉस्ट, और अगर ताल्लुक फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल वाली क्लास से है तो जो खरीद रहे हैं उसकी फेयर वैल्यू। अगर डिफरेंट अमाउंट पे खरीद रहे हैं फेयर वैल्यू से तो फिर जो डिफरेंस है वो पीएनएल में जाएगा, और अगर फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल क्लास है तो जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो एक्सपेंस बनेगी। क्यों, कोई वजह समझ आती हो? नहीं तो बाकियों को कौन सा डेप्रीशिएट करना था जो कैपिटलाइज कर। हाँ, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल के शुरू में अगर ट्रांजैक्शन कॉस्ट डाल भी लें तो ईयर एंड पे जो फेयर वैल्यू का डिफरेंस आना है वो पीएनएल में चले जाना है, तो फिर तकल्लुफ ही होगा उसको कैपिटलाइज करने का। तो इसलिए ट्रांजैक्शन कॉस्ट को एसेट की कॉस्ट में शामिल करने की बजाय सीधा पीएनएल में डाल लिया था। अब आता हूं सब्सिक्वेंट मेजरमेंट पे। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, अगर वो एसेट जो दूसरे की इक्विटी है तो फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में ये करते थे कि हर ईयर एंड पे भी और फाइनली बेचते हुए भी फेयर वैल्यू पे, बेचने से जस्ट पहले फेयर वैल्यू पे अपडेट करना है, और जो गेन लॉस आएगा वो पीएनएल में जाना है, डिविडेंड इनकम पीएनएल में जानी है। और अगर फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई है तो हर ईयर एंड पे और बेचते हुए जस्ट फेयर वैल्यू पे अपडेट, और जो गेन लॉस आएगा वो ओसीआई में जाएगा, और जो डिविडेंड होगा वो भी ओसीआई में जाएगा, जो डिविडेंड होगा वो इनकम में जाएगा। और एक बात इनमें ये थी कि ये चूंकि मॉनेटरी एसेट है तो इन पे एक्सचेंज गेन लॉस भी अकॉर्डिंगली वैसे ही होगा। इसका एक सवाल भी बना के करा दूंगा आज, यानी प्रैक्टिस क्वेश्चन में ही है, सवाल बनाया हुआ मैंने। अब सब्सिक्वेंट मेजरमेंट उन एसेट्स की जो दूसरे की लायबिलिटी है, इसकी है 3 क्लासेस। पहले सिखाता हूं अमॉर्टाइज्ड कॉस्ट, इसका कॉन्सेप्ट समझ लें अमॉर्टाइज्ड कॉस्ट वाले का, फिर उसकी एक टेबुलर वर्किंग सिखा दूंगा। पहले कॉन्सेप्ट समझ लें। एक बिजनेस के डिवेंचर्स खरीदे और उनकी फेस वैल्यू थी, मिसाल से समझा रहा हूं, फेस वैल्यू थी उनकी 1 लाख, और कूपन रेट, अच्छा ये एक टर्म याद रखिएगा, कूपन रेट। जब कंपनी डिवेंचर इशू करती है ना, और हम लोग सवालों में डिवेंचर्स का वर्ड यूज कर रहे होंगे, डिवेंचर्स, टीएफसीज, लोन नोट्स, बॉन्ड, ये सब एक ही बात है। तो जब कंपनी एक पब्लिक बोरिंग करती है और डिवेंचर इशू करती है तो कंपनी ने उन दुनिया वालों को ये भी बताना है कि हम आपको कितना इंटरेस्ट दिया करेंगे, वो एक रेट तय कर देंगे, उसको कूपन रेट कहते हैं, COUPON, कूपन रेट। ठीक है, बाकी फिर अगली क्लास में देखता हूं। ये वो, अगर ये बात पता है तो ठीक है, नहीं पता तो लिख लें कहीं नुक्कड़ में, ये वो इंटरेस्ट है जो फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर पे इशूअर ने पे करना है। इशूअर मतलब इशूअर जिसने पैसे लिए हैं, जो डिवेंचर इशू कर रही है, तो कंपनी जिसने लोन लिया हुआ है, जिसने डिवेंचर इशू किए हैं, ये वो एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो कि ऑन फेस वैल्यू लगेगा और वो लोगों को पीरियडिकली मिलेगा। डिवेंचर पे जो इंटरेस्ट मिलता है ना, वो कूपन होता है। जो डिवेंचर पे ऑफिशियली इंटरेस्ट दिया जाता है उसको कूपन कहते हैं, उसकी अमाउंट को कूपन पेमेंट कहेंगे और जो उसका रेट है उसको कूपन रेट कहेंगे। डिवेंचर्स पे, टीएफसीज पे जो ऑफिशियली इंटरेस्ट मिलता है उसको कूपन कहते हैं, और ये लगना किस पे है? फेस वैल्यू पे। अच्छा, 2 टर्म्स और हैं, वो मेरा ख्याल है सारी समझते होंगे। प्रीमियम, डिस्काउंट। प्रीमियम का मतलब होता है फेस वैल्यू से ज़्यादा, डिस्काउंट फेस वैल्यू से कम। ठीक है, तो हमने एक कंपनी के डिवेंचर्स में जो कि 1 लाख फेस वैल्यू वाले थे, उनमें पैसा इन्वेस्ट किया और इनमें इन्वेस्ट किया, यानी इनको खरीदा 99,000 रुपये का, और ख़रीदने में हमने ब्रोकर को 500 रुपये दे दिए। जब ये डिबेंचर्स खरीदे तो उनकी लाइफ बाकी थी, रिमेनिंग लाइफ रहती थी 4 साल, और ये जो डिबेंचर्स थे ये ओरिजिनली जब कंपनी ने इशू किए थे किसी,
तो ये है रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। ये एक रॉ सा डाटा है, बस मैं से आपको कॉन्सेप्ट समझाने लगा कि अच्छा मैं इस वक्त आपसे डिस्कस कर रहा हूँ पहली क्लास की सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, एमोर्टाइज कॉस्ट, ये वो बात हो रही है, ये डिस्कस कर रहा हूँ। 1 लाख फेस वैल्यू के किसी कंपनी के हमने डिबेंचर खरीदे 99,000 रुपए की, फेयर वैल्यू भी यही होगी। 500 रुपए ट्रांजेक्शन कॉस्ट आई। इन डिबेंचर्स की रिमेनिंग जिंदगी 4 साल बाकी है, 8% कूपन रेट है, और 4 साल बाद ये 5% प्रीमियम पे रिडीम हो जाएंगे। किसका 5%? प्रीमियम, डिस्काउंट, कूपन, ये परसेंटेजेस फेस वैल्यू पे लगती हैं। अब एज ए इन्वेस्टर अगर देखें, एज एन इन्वेस्टर, तो आज जेब से कितने पैसे गए? 99, और 500 भी गए, ये आज जेब से गए, यानी टोटल जेब से गए 99,500। ये आउटफ्लोज थे। बदले में 4 साल तक मिलना क्या है? कूपन 8,000, 8,000, 8,000 और 8,000, फिर 1,500। टोटल कितना मिलना? 1,37। इस इन्वेस्टर का टोटल आउटफ्लो इतना है और टोटल इनफ्लो इतना है। टोटल इनकम कितनी बनी? 37,500। अच्छा, 37,500 बनी कैसे? 8,000, 8,000 इंटू 4, 32,000। तो ये तो 37,500 है, प्लस 5,000 जो प्रीमियम वाला है। यार ये फिगर ठीक है? अच्छा ठीक है जी। और क्या मिला इसको? ये तो मिला उसको कूपन ना, इसके अलावा इसको कैपिटल गेन क्या मिला? 6,000 भाई। इसको कैपिटल गेन तो 6 मिला ना, तो ये तो 38,000 हो गई, लेकिन 500 उसकी ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी हुई। ये इस तरह से इसको इस पूरी ट्रांजेक्शन पे 4 साल में टोटल इतनी इनकम हुई है। ये क्या हो रहा है दोबारा सुन लें। 99,000 रुपए के डिवेंचर खरीदे, 500 रुपए ट्रांजेक्शन कॉस्ट हुई। इस इन्वेस्टर के टोटल आउटफ्लोज ये हो गए। कल को टोटल 4 साल तक 8,000 से मिलेगा। 8,000 कहां से आया? 8% कूपन रेट है और 8% मल्टीप्लाई होगा फेस वैल्यू। ये 8,000 4 साल मिलेगा और 4 साल बाद 1 लाख रुपया वापस मिलेगा विद एक्स्ट्रा 5%। तो इसके टोटल इनफ्लोज ये होंगे। टोटल आउटफ्लोज, टोटल इनफ्लोज, कितना डिफरेंस है? यानी इस इन्वेस्टर ने 4 साल में अपनी इस इन्वेस्टमेंट, अपने 99,500 खर्च करके कितना एक्स्ट्रा कमाया? 37,500। ये मैंने वैसे एक चीज टैली करने के लिए बताई कि 37,500 बना कैसे, यानी उसको ये एक्स्ट्रा कैसे मिला। एक तो 99 लगा के 105 मिल गया, 6 ये ज्यादा मिला, फिर हर साल 4 साल तक 8,000 मिला, 32 ये एक्स्ट्रा मिल गया, लेकिन ये इनकम लेने के लिए उसकी जेब से 500 खर्च हो गए। तो ये इस तरह से 37,500 इसकी 4 साल में इनकम बनी है। बताना यह चाह रहा हूं कि इस इन्वेस्टर की इनकम सिर्फ 8,000 नहीं है, कैपिटल गेन भी है। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या है? इस 500 को शुरू में एक्सपेंस कह दें, इन 8 को 4 साल में एक एक करके इनकम कहें, और इस एक्स्ट्रा वाले 6 को भी आखिरी साल में इनकम कह रहे हैं। दोबारा सुने, ये चीजें इनकर कब हुई? 500 शुरू में, इसको एक्सपेंस कह देते हैं। 8,000 को हर साल इनकम कह देते हैं, और वो जो आखिर में 6,000 एक्स्ट्रा आ रहा है उसको आखिर में इनकम कह देते हैं। लेकिन ये मैचिंग ठीक नहीं हो रही, क्योंकि इन्वेस्टर ऐसा क्या कर रहा है कि पहले साल ज्यादा कमा रहा है, दूसरे साल कम कमा रहा है। इन्वेस्टर तो ऐसा कुछ नहीं कर रहा। तो इसलिए मैचिंग ये है कि इस 37,500 को ओवर 4 ईयर्स फैला दिया जाए। लेकिन ओवर 4 ईयर्स डिवाइड बाय 4 करके फैलाना लॉजिकल नहीं है, क्योंकि जब कहीं इन्वेस्ट किया जाता है और वहां से रिटर्न परसेंटेज की शक्ल में कमाया जाता है तो हर साल बराबर रिटर्न नहीं होता। तो इस 37,500 को बराबर नहीं फैलाना, इसके लिए एक साइंसी तरीका है। उस साइंसी तरीके को एमोर्टाइज कॉस्ट नहीं, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड कहते हैं। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड, जिन्होंने अभी फाइनेंस BFD साथ साथ पढ़ ली है उनको तो अभी रिसेंटली ये ताज़ा आ गया है।
बाकी जिन्होंने शायद कैफ पिछले 3-4 साल के अंदर पढ़ा है उनको भी ये वर्ड सुना सा होगा, और अगर कोई बहुत पुराने लोग हैं तो फिर तो वो रिपोर्टिंग कितनी दफ़ा पढ़ चुके होंगे तो उनको पता ही होगा। IRR होती है एक चीज़, MFA में पढ़ा होगा। हाँ जी, IRR कैसे कैलकुलेट, क्या उसकी कैलकुलेशन की क्या कैसे कैलकुलेट होता है, क्या डिफाइन करें उसको? एक सीरीज ऑफ कैश फ्लो जिसमें इनफ्लोज आउटफ्लोज सब हो। IRR ऐसा डिस्काउंट रेट होता है जिसपे NPV 0 हो जाए। इन अदर वर्ड्स PV ऑफ इनफ्लोज PV ऑफ आउटफ्लोज के बराबर हो जाए, इसको IRR कहते हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ भूल भाल गए, कुछ नहीं कहा मैंने, इग्नोर, कोई मसला नहीं है। जिन्होंने पढ़ा हुआ है वो जो IRR होता है ना, वो इसका इफेक्टिव रेट होता है। जैसे IRR का कॉन्सेप्ट है वैसे इसका एक इफेक्टिव रेट होता है। जिनको भूल गए कोई बात नहीं, इग्नोर। तो इसका तरीका ये है, उसको इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड कहते हैं। वो इस 37,500 समझ आ गया? ये मैंने उस तरह ब्रेक करके भी बता दिया, और वैसे भी टोटल का सिंपल फर्क है। टोटल जैसे जा इतने रहे आ इतने रहे। तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड इसको 4 साल में फैला देगा, और वो ऐसे फैलाएगा जैसे इन्वेस्टर को लगेगा कि मेरा पैसा जमा हुआ है और फलता फूलता वो इंटरेस्ट देता जा रहा है। एक कांस्टेंट रेट ऑफ रिटर्न होगा जो ओवर द पीरियड हर साल आउटस्टैंडिंग के ऊपर मल्टीप्लाई करते जाएंगे और वो एक इंटरेस्ट इनकम बनती जाएगी। कैसे, उसका एक टेबल सिखाता हूं। इसका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट जो कि एक्सेल ने मुझे कैलकुलेट कर दिया, और आपको कैलकुलेट करने को पूछा जा सकता है, मैं एहतियातन आपको बता भी दूंगा। इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न या इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 9.245। ये इसका इफेक्टिव रेट है। अब इसका क्या करना है उसके लिए आपको मैं एक टेबल और वर्किंग सिखाने लगा। एग्जाम्पल बार बार करना है इस तरह के सवाल, चलें ठीक है, कर लें नोट कर लें, एग्जाम्पल नोट कर लें। पढ़ क्या रहे हैं हम? मैंने आपको वो एसेट्स जो दूसरे की लायबिलिटी हो उनकी सब्सिक्वेंट मेजरमेंट पढ़ानी शुरू की है, और उसमें सबसे पहली आइटम थी एमोर्टाइज्ड कॉस्ट। ये उसकी डिस्कशन कर रहा हूं। एक मिसाल से इसका कॉन्सेप्ट समझाया मैंने, और अब इसी मिसाल से उस टेबल का फॉर्मेट सिखाने लगा हूं जिससे हमें ये इंटरेस्ट इनकम मिलती जाएगी। तो करना है नोट? तो चलें कर लें, फिर इसको सॉल्व करता हूं। चलो ये वाला बता दो, ब्लैक वाला। चलो शुक्रिया। इसके लिए एक टेबल बनता है, उसको अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल भी कहते हैं। डेट लिख दें, ईयर लिख दें, दोनों बातें ठीक है। ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट, कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो। अच्छा, एमोर्टाइज कॉस्ट क्लास के लिए जरूरी है ना कि कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो हो, तो ये वो कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो। और क्लोजिंग बैलेंस, डेट, ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट, कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो और क्लोजिंग बैलेंस। इस टेबल में सबसे पहला ओपनिंग बैलेंस, इस टेबल में सबसे पहला ओपनिंग बैलेंस होगा एमोर्टाइज कॉस्ट क्लास वाले एसेट की इनिशियल मेजरमेंट की अमाउंट, फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो ये टेबल स्टार्ट होगा 99,500 से, फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। वो जो इनिशियल मेजरमेंट की अमाउंट थी ना, वहां से टेबल शुरू होगा। ये जो कूपन है ये एडवांस में नहीं मिला करता, साल खत्म होने के बाद ही मिलता है। तो मैंने तो डेट सवाल में बताई नहीं, इसलिए बस ईयर 1, 2, 3 कह देता हूं। पहला साल जब एंड होगा तो 99,500 से स्टार्ट किया था साल, अब पूरा साल गुजर गया, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मिटा दिया 9.245। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इस आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे लगाएं, यानी 99,500 पे।
9199। यहां से ये स्टार्ट हुआ था, साल एंड हुआ। अब साल एंड होके इस पे एक साल गुजरने की वजह से इंटरेस्ट इनकम बनेगी, इफेक्टिव रेट लगाना है। इस पे इफेक्टिव रेट लगाया, ये आ गया। और साल बाद कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो क्या मिल जाएगा इन्वेस्टर को। इसकी मैं एंट्रीज भी बना के दिखाता हूं, तो आपको फिर ये प्लस माइनस करना भी क्लियर होगा। अभी फिलहाल बस टेबल के फॉर्मेट की हद तक याद रखते हैं, दिस प्लस दिस माइनस दिस। ये प्लस क्यों करना है, माइनस क्यों करना है, वो भी डबल एंट्री से समझाता हूं। अभी बस प्लस माइनस, दिस प्लस दिस माइनस दिस, प्लस माइनस इज इक्वल टू जी 1000699। और यही सलूक अगली लाइनों के साथ भी होगा। अब अगली लाइन में ओपनिंग बन गया ये, इसके ऊपर 9.245%, 9304। फिर ईयर 2 में 9310 है। फिर दूसरे साल के एंड पे कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो क्या मिलेगा, 8000। 102,009। 102,009 9431 8000 103,439 नहीं यार 440 और आखिर में से जीरो ही हो जाना है 103,440 9560 आखिर में कैश फ्लो 113 8 भी और 105 भी और ये 0। ये 3 रुपए मैंने राउंड ऑफ कर दिए, वो राउंडिंग ऑफ का फर्क था ना, क्योंकि असल में जो रेट है ना वो 9.245% नहीं है, असल में रेट है 9.244571 इस तरह चलता जा रहा है। तो वो राउंड किया हुआ था इसलिए राउंडिंग ऑफ का फर्क है। तो उसका तरीका ये है कि अगर आपको ये टेबल पूरा बनाना पड़ गया, ये तो 0 ही करना है, तो आखिरी कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो लिख के इसको उसके हिसाब से बैलेंस कर देना कि 0 आ जाए। अच्छा, अब यहां से एक जादू देखें, इस कॉलम का टोटल करिए 37,500। इस मेथड ने सिंपली इनफ्लोज आउटफ्लोज का जो डिफरेंस उसकी इनकम थी उसको फैला दिया 4 साल पे। इसमें ये 500 भी कवर हो गया, ये कैपिटल गेन भी कवर हो गया, कूपन भी कवर हो गया। जो इस इन्वेस्टर का इनफ्लोज आउटफ्लोज का डिफरेंस है जो कि उसकी इनकम है, उसको इस मेथड ने ओवर द पीरियड फैला दिया। और वो फैलाया ऐसे कि जैसे उसने एक पैसा कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है और हर साल एक कांस्टेंट रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है 9.245%। ये इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड होता है। और ये जो आंसर आ रहा है इसको अमोर्टाइज कॉस्ट कहते हैं। अमोर्टाइज कॉस्ट कंप्लीट नहीं बताया मैंने भी, इसमें से एक इंपेयरमेंट कॉस्ट भी माइनस होता है, लेकिन जब तक इंपेयरमेंट नहीं पढ़ाई इसको अमोर्टाइज कॉस्ट कहते हैं। शुरू में आ गया नहीं, 99,500 में नहीं आ गया। ये ऐसा रेट है जो इन 8,000 को तो 4 साल पे फैला ही रहा है, इस 5,000 को भी 4 साल पे फैला रहा है। तभी तो देखो ना, 8 की बजाय 9,000 कुछ इनकम चल रही थी। तो इस रेट ने इस 5,000 को भी, 6,000 को भी, इस 500 को भी और इन 8,000 वालों को भी, सबको फैला दिया। तो इस जादुई मेथड को इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड कहते हैं। और इसका टोटल क्या बनेगा, ये 137। ये तो कैश फ्लो है ना, कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो के जो मिलना है, तो ये 137 है और 137 और ये किसका डिफरेंस इतना आया था, ये वो है जहां से हमने स्टार्ट किया। तो हमने यहां से स्टार्ट किया, कहां से स्टार्ट किया, इनिशियल मेजरमेंट वाली अमाउंट, फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। यहां से टेबल स्टार्ट होगा। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट जो कि आज तक दिया ही होता है लेकिन कैलकुलेट किया करवाया टेस्ट भी हो सकता है, वो रेट इस पे लगता रहेगा। और ये क्या है, कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो। कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो में क्या होगा, कूपन होंगे और रिडेम्पशन होगी। ये सारे कूपन हैं, ये सब कूपन है और इसमें से 105 ये रिडेम्पशन है।
ये रिडेम्पशन अमाउंट है। तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड जो टोटल इनकम आनी है उसको ओवर द पीरियड फैला रहा है, ये इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड। और इसका जो आंसर आ रहा है, अभी इंपेयरमेंट नहीं पढ़ाई, इग्नोरिंग इंपेयरमेंट, इसको अमोर्टाइज कॉस्ट कहते हैं। और इसी मिसाल, अभी इतना सारा काम तो इससे लिया ही है, तो इसी मिसाल से एंट्रीज भी सिखा देता हूं। क्या करना होगा मतलब एग्जाम में डबल एंट्रीज भी पूछी जा सकती हैं, तो इनकी मैं डबल एंट्रीज बता रहा हूँ। एग्जाम में एसओसीआई एसओएफपी के एक्सट्रैक्ट्स पूछे जा सकते हैं। एसओसीआई के एक्सट्रैक्ट्स में क्या क्या आएगा? ये है एसओसीआई, ये इंटरेस्ट इनकम है, ये है जो एसओसीआई में आनी है। एसओएफपी में क्या आएगा? क्लोजिंग बैलेंस, ये एसओएफपी में आएगा। तो एसओसीआई एसओएफपी के एक्सट्रैक्ट्स, जनरल एंट्रीज वो मैं सिखाता हूँ भी। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट करना पड़ता नहीं है, गिवन होता है, लेकिन मैं फिर भी एहतियातन एक सवाल बनाया हुआ है प्रैक्टिस क्वेश्चन में जिसमें सिखा देता हूँ। वैसे गिवन ही होता है। टेबल नोटेड? चलें एंट्रीज लिखें, ज़बानी बता देता हूँ, आप लिखते रहें। सबसे पहली इनिशियल वाली 1 जनवरी ईयर 1, 1 जनवरी ईयर 1, इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट कितनी? 99,500। इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट 99,500 इनिशियल अमाउंट ये। फिर 31 दिसंबर ईयर 1, दो काम होंगे। उस साल के एंड होने पे उसकी इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड होगी और कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो मिल जाएगा। तो 31 दिसंबर ईयर 1, इन्वेस्टमेंट मजीद डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट 9199, इन्वेस्टमेंट डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। बच्चों लीजिए, ठीक ना लिखो। और ये कैश डेबिट और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ही हमें पैसे वापस करना है, तभी तो एंड पे जीरो हो जाएगा। तो इन कैश डेबिट और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। अच्छा, अभी यहीं पर इन तीन एंट्रीज को गौर करें तो इन्वेस्टमेंट का क्लोजिंग बैलेंस क्या आ रहा होगा? इन तीन एंट्री से देख के बताएं। दोनों डेबिट हो रहे हैं, वो दोनों ऐड हो जाएंगे, और जो क्रेडिट हो रहा है लेस हो जाएगा। तो ये डेबिट पहला बताया था, ये मजीद डेबिट हो रहा है इसलिए ऐड, और ये क्रेडिट हो रहा है इसलिए लेस। 31 दिसंबर ईयर 2, इन्वेस्टमेंट डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। 31 दिसंबर ईयर 3, इन्वेस्टमेंट डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। 31 दिसंबर ईयर 4, इन्वेस्टमेंट डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। ये हो गया अमोर्टाइज कॉस्ट। हाँ जी, कोई मुश्किल परेशानी? फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे आता हूं और उसी में इस और प्रैक्टिस भी आ जाएगी। अच्छा, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट की सब्सिक्वेंट मेजरमेंट की जो मैंने चैप्टर में अंग्रेजी लिखी है वो फिलहाल नहीं पढ़ा रहा, ये जो समझाया है फिलहाल काफी है, बाद में पढ़ाऊंगा। क्या किया जी? इनिशियल जितने पे मेजर किया था टेबल का स्टार्टिंग पॉइंट, उसके बाद
इफेक्टिव इंटरेस्ट ओपनिंग बैलेंस पे लग रहा है और कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो, दिस प्लस दिस माइनस दिस क्लोजिंग बैलेंस। और एंट्रीज की बात अगर करें, इन्वेस्टमेंट डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, कैश डेबिट, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, एसओसीआई में, एसओएफपी में, ये है अमॉर्टाइज कॉस्ट। आसान है सब या एक और कराऊं उसका पहले? ओके ना, क्योंकि फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई भी जाने लगा हूं। फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई एक सवाल से सिखाता हूं, सवाल लिखें। चलें सवाल लिखें। ऑन 1 जनवरी ऑन 1 जनवरी 2018 9% डिवेंचर्स 9% वर परचेज्ड। ये 9% डिवेंचर्स इनका नाम है और उसमें 9% क्या हुआ, ये कूपन रेट 9% डिवेंचर्स वर परचेज्ड फॉर 104,000 और ब्रैकेट में लिखें फेस वैल्यू 1 लाख। ये जो 104,000 के खरीदे थे, फेस वैल्यू 1 लाख थी। फेयर वैल्यू नहीं, होशोवास में कह रहा हूं, फेस वैल्यू कह रहा हूं, फेस वैल्यू 1 लाख। ट्रांजैक्शन कॉस्ट हुई थी 1500 रुपए, 1500। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 11.431%। 11.431%, ये इफेक्टिव रेट है। डिबेंचर्स विल बी रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, एट अ प्रीमियम ऑफ 20% ऑन 31 दिसंबर कब खरीदे थे? 31 दिसंबर 21 है? नहीं, मैं भी अपने से बता रहा हूँ। हाँ, अच्छा जी। और ईयर एंड 31 दिसंबर है, ईयर एंड 31 दिसंबर है। फेयर वैल्यू ऑफ दीज डिबेंचर्स, फेयर वैल्यूज ऑफ दीज डिबेंचर्स एज ऑन। अच्छा, अब एज ऑन के बाद नीचे लिखते जाएं 31 दिसंबर 18,
31 दिसंबर 18, 106,000, 106,000, 31 दिसंबर 19, 120,000, 31 दिसंबर 20, 127,000, और बस 21 में तो खत्म हो जाएगा। और 1 जनवरी 18 की नहीं बताई तो वही क्या जितने की खरीदी थी वही होगी, ठीक है। इफेक्टिव रेट बता दिया। चले, मुझसे रिक्वायर्ड है कि इसकी चारों साल की एंट्रीज इफ चारों साल की एंट्रीज रिक्वायर्ड है मुझसे ही, इफ investment is classified as, अब इसके बाद है पार्ट ए amortized कॉस्ट और पार्ट बी फेयर वैल्यू थ्रू OCI। पार्ट ए तो आपसे रिक्वायर्ड है ना, करें। पार्ट बी मैं करता हूं, पार्ट ए करें आप, पार्ट बी मैं करता हूं। वर्किंग में टेबल बनाएं और चारों साल की एंट्रीज करें, छोटे बड़े सब, बच्चे भी बड़े भी, सब लोग। बहुत बड़े भी। आखिरी वाला कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो 129,000, 129,000 आखिरी कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो है ना, फिर जीरो होगा टेबल का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा 105500, 104,000 का खरीदा था और ट्रांजेक्शन कॉस्ट 1500, तो 105500 से टेबल स्टार्ट होगा। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट ओपनिंग बैलेंसेस पे लगेगा और कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो वाले कॉलम में 9,000, 9,000, 9,000 और 129,000 आएगा। नहीं, टेबल तो डन, एंट्रीज भी डन ना। हाँ, पार्ट रिक्वायरमेंट में एंट्रीज कही है मैंने नहीं कहा था, मैंने कहा था पार्ट ए करें, पार्ट बी मैं करता हूं। एंट्रीज कर दें, हाथ से गुजार लें एक दफा। अच्छा, बीएफडी पे मैंने कर ली थी बात, ये रिपोर्टिंग में की थी, पता नहीं वो वाली क्या बोला, ऑनलाइन वाली बीएफडी में की थी। अच्छा, ऑनलाइन वाली बात बाकी लोग भी सुन लें, बाकी लोग सारे दिसंबर 2023 में चांसेस हैं कि CFAP सब ऑनलाइन टेस्टिंग हो जाएगा। अभी तक की इंफॉर्मेशन के मुताबिक आपके घरों में नहीं होगा, आपको सेंटर में ही जाना पड़ेगा, यानी एग्जाम सेंटर होगा। प्रॉब्ली अपने लैपटॉप लेके जाने होंगे प्रॉब्ली, लेकिन अभी चूंकि इस बात में तकरीबन 1.5 साल पड़ा है तो कुछ ना कुछ एडवांसमेंट्स हो जाएंगी। अब वो जो दिसंबर 23 से आपकी सारी ऑनलाइन टेस्टिंग होगी उसमें आपको टाइप करना पड़ेगा, तो आप लोग टाइपिंग की स्पीड बढ़ाएं। और आप लोगों में क्या, हम सब में खामी ये है कि हम जो लिखते हैं स्पीड से, वो मैसेज लिखते हैं और मैसेज में हम लोग के ये लिखते हैं और उर्दू में लिखते हैं, तो इसलिए आप वहाँ पर इंग्लिश लिख रहे होंगे, तो अपनी टाइपिंग स्पीड बढ़ाएं। 1.5 साल पड़ा है बस, जिनकी अटैम्प्ट 1.5 साल बाद है, टाइपिंग स्पीड बढ़ाएं। एक्सेल में जिनको काम बिल्कुल नहीं आता अपने किसी भी डिपार्टमेंट की वजह से, वो एक्सेल में काम सीखें, क्योंकि न्यूमेरिकल पेपर है, बीएफडी का न्यूमेरिकल पेपर है, रिपोर्टिंग का, उसमें आपको ये सारा कुछ एक्सेल के अंदर करना पड़ेगा। हाँ, एक अलहदा सॉफ्टवेयर होगा, उसमें एक्सेल में उसी आपकी जो स्क्रीन खुलेगी उसी में एक एक्सेल की भी विंडो खुल जाएगी, उसी से कनेक्टेड, यानी असल में आप एक्सेल नहीं खोल रहे होंगे, सब कुछ जो सॉफ्टवेयर के अंदर होगा। उस एक्सेल में जो वर्किंग करेंगे आप, टेबल बनाएंगे, उसको कॉपी करेंगे फिर अपनी मेन आंसर शीट के ऊपर, कॉपी पेस्ट,
तो उसमें आपको फिर एक्सेल के ऊपर अच्छा खासी प्रैक्टिस होनी चाहिए, वर्ड के ऊपर टाइपिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए, फॉर्मेटिंग बहुत ज़्यादा की जरूरत नहीं है, लेकिन बोल्ड कर लेना, अंडरलाइन कर लेना, बस इतना तो आना चाहिए ना। तो इसके लिए अब आपने खुद ही, मैंने आपको यहाँ एक्सेल वर्ड की प्रैक्टिस नहीं करानी है, ये आपने इन 1.5 साल में करनी है। अच्छा, अभी चूंकि ये टेंटेटिव है, हो सकता है दिसंबर 23 ना हो, जून 24 हो जाए, हो सकता है, अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये है आप लोगों के लिए बेहतर ही। अभी आप चूंकि चेंज है ना, तो हम लोग एज अ कॉम चेंज को, एज अ कॉम क्या इंसान, चेंज एक्सेप्ट नहीं होती, तो उसके लिए आप एक प्रैक्टिस करिए। मैं उसमें क्या करूंगा, आप लोग ये सेशन जो लोग अभी पढ़ रहे हैं और उन्होंने पेपर दिसंबर 23 में देने हैं, तो कॉलेज लेवल पे एक एक्टिविटी प्लान करेंगे, वो 1-2 दिन की भी हो सकती है, लेकिन करेंगे इंशाल्लाह। वो करेंगे अगले साल अक्टूबर में कहीं। और जो आप लोग अभी इस क्लास में पढ़ रहे हैं और अगली दफ़ा उन्होंने नहीं पढ़ना, खुद अपनी तैयारी करनी है, तो उनसे बगैर फीस लिए उनको उस सेशन में बिठाएंगे। और वो जो पैक में 55 कैंपस है, वहाँ पर एक पूरी कंप्यूटर लैब बनी हुई है काफ़ी बड़ी सी, तो उसमें आप लोगों के लिए अभी तक प्लान इंशाल्लाह ये है कि उसमें आप लोगों के लिए सेशन करेंगे 1 या 2, जिसमें आप लोगों को उसकी जो उस वक्त तक का सॉफ्टवेयर आ चुका होगा उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल तजुर्बा हो जाए। फिर कोई एक आधा सवाल, अभी इस सेशन में नहीं, क्योंकि अभी तो 1.5 साल बाद है ना, अभी तो इतने लोग बैठे हैं जिन्होंने दिसंबर पे पेपर देके फारिग हो जाना है। तो इसलिए मैं भी एज अ टीचर क्लास में और कॉलेज भी इस पे अगले साल अक्टूबर में कुछ एक्टिविटी करेंगे अगले साल। तब तक सॉफ्टवेयर भी आई कैप का कोई ना कोई अपडेट हो चुका होगा, क्योंकि अभी मेनली वही पड़ा हुआ है जो जिन्होंने आप में से कोरोना के दिनों में अटेम्प्ट दी हुई है, तो उसमें ऑनलाइन प्रॉक्टरिंग का एक सिस्टम था, अभी तो वेबसाइट पे वही है, हो सकता है 1.5 साल में वो भी अपडेट हो जाए। तो इसलिए अभी जिन लोगों ने अटैम्प्ट देनी है वो इसकी टेंशन बिल्कुल ना लें, जिन्होंने अटैम्प्ट दिसंबर 23 या उसके बाद देनी है वो भी अभी टेंशन ना लें, अक्टूबर में जाके देखेंगे क्या करना है। तो इसलिए अभी इस सेशन की क्लासेस के अंदर कोई जिक्र नहीं ऑनलाइन का। जो लोग इस सेशन में मुझसे क्लासेस पढ़ रहे हैं, मुझसे मतलब पैक से, उनके लिए हम लोग अलग से अगले साल सितंबर अक्टूबर में जाके, शायद अक्टूबर में ही, ताकि आप लोग ऑडिट टैक्स वगैरह से थोड़े बहुत फारिग हो जाएं, तो तब अभी टेंटेटिव है, अभी मैं कुछ कंफर्म नहीं कह सकता कि 1 दिन 2 दिन क्या वर्कशॉप होगी, लेकिन इरादा है इंशाल्लाह कोई ना कोई वर्कशॉप करेंगे जिसमें आप लोग कॉलेज की प्रेमिसेस में वो जो कंप्यूटर लैब है वहाँ पर आप लोग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए आएंगे। तो ये दिसंबर 23 के लिए आप लोगों को अभी से बता दिया, जिन्होंने इस सेशन में भी पढ़ना है वो इस सेशन को पढ़ें, फिर दोबारा बुला लेंगे आपको, खुद ही कॉन्टेंट भी करते रहना, लेकिन बुला लेंगे वैसे आप लोगों को। तो अगले सितंबर अक्टूबर में जाके इस पर कुछ करेंगे, तो उससे पहले इसकी टेंशन ले लेके पागल ना होते हैं। कॉलेज में अपना लैपटॉप ले आइएगा, बिल्कुल ठीक है, वो ज़्यादा लोग एडजस्ट हो जाएंगे। देखें, अगर नहीं, आप अपना लैपटॉप ही लेके जाइएगा आई कैप में, क्योंकि वहां पर उनके पास इतनी मशीनें थोड़ी होंगी। एक क्या अपना ही लेके जाएंगे ना, अपना ही लेके जाएंगे, लेकिन देखिए अगर उन्होंने सारा सिस्टम करना है तो यकीनन उनके पास इंतजाम होंगे तो करेंगे ना। ये तो नहीं होगा ना कि वहां पर है तो अच्छा वाला लेके जाना ना। देखें अब सीए के स्टूडेंट के लिए, जैसे सीए के स्टूडेंट ने मोबाइल खरीदा होता है, तो वो सीफैप का स्टूडेंट लैपटॉप भी अपना खरीदेगा, फम वाला नहीं अपना। क्यों? और जिसने बार बार पेपर देने हैं वो महंगा वाला खरीद ले। जिसने 1-2 अटेम्प्ट में वो सारी कर देना है तो वो सस्ता वाला भी चल जाएगा, लेकिन जिसने बार बार पेपर देने वो महंगा वाला खरीद ले। क्या आई कैप से स्टाइपेंड की क्या बात करूं, बढ़ा दें। अच्छा, मैंने ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कराना है, वरना मैं आपको समझाता है स्टाइपेंड वाली बात पे। देखें, अगर मैं डिसीजन मेकर होता ना तो स्टाइपेंड इससे कम होता, क्योंकि आप लोगों को सीए करके ये जो आपने 3 साल 4 साल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी है, इससे पहले आपने कैफ में 1.5 साल 2 साल 5 6 साल 7 साल, ये जो आपने कैफ में लगाए हैं और आप सीए कर रहे हैं इस 12,000 के लिए, यानी आपने इतनी मेहनत की है, इतने दूर घरों से आए हैं इसलिए कि आर्टिकल पे स्टाइपेंड कमाना था। मतलब ये आप लोगों की सोच थी कि स्टाइपेंड कमाना है, घर से सीए करने निकले थे कि मैं स्टाइपेंड कमा के आऊंगा, इसलिए निकले थे। ये जो स्टाइपेंड है ना, ये तो एक स्टूडेंट के लिए जेब खर्च होता है कि चलो वो थोड़ा बहुत खर्चा अपना पूरा कर ले, ये उसकी सैलरी नहीं होती है, ये सैलरी नहीं है। आप इसका अगर दूसरी साइड देखेंगे, आपको काम सिखाया जा रहा है, आपको तो फीस देनी पड़ेगी। होना तो ये चाहिए था कि आपको फीस लेके आपको आर्टिकल्स कराते, लेकिन हम पाकिस्तानी कौम नहीं सीरियसली ना, आप देखिए कि आप इस 3.5 साल से पहले क्या चीज होंगे और अभी तो हर आप इन प्रोसेस हैं, 3.5 साल बाद देखें आप चीज बन गए होंगे। मुझे तो कुछ शक्लें पता है जो कैफ में नन्हे मुन्ने बच्चे होते थे और अब वो क्या चीज बन जाते हैं आर्टिकल्स के बाद। तो ये जो आप चीज बन रहे हैं 3.5 साल के अंदर, ये तो पैसे दे के आप लोग अपने प्रोफेशन के अलावा बाकी कोई भी काम देख लें, लोग पैसे दे के काम सीखने आते हैं और अच्छे से अच्छे इदारे में आते हैं और कहते हैं हमसे पैसे ले लो, हमें काम सिखा दो, और आप लोग 12-12 हज़ार के पीछे धरने करने शुरू कर देते हैं। अब इसका नुकसान देखें क्या हो रहा है। उसका नुकसान ये हो रहा है कि सीए फर्म्स बहरहाल बिजनेस कर रही है ना,
आपकी खिदमत खल्क के लिए तो नहीं बने ना, बिजनेस करने के लिए बने हैं वो लोग। अब आपका स्टाइपेंड ज़्यादा होगा, उसका नुकसान क्या होगा? वो बच्चे कम रखेंगे, और बच्चे कम खुशहाल घराना नहीं होगा, वो बच्चे कम रखेंगे, वो बच्चे कम रखेंगे, और वो जो 100 लोगों का काम कराना था वो 20 लोगों से कराएंगे। फिर आप ही लोग रोएंगे कि हमें पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, फिर आप ही लोग रोएंगे कि हमें आर्टिकल नहीं मिलते। सीए फर्म्स भाई बिजनेस करने बैठे ना, वो अपनी जेब से तो नहीं करने पालने बैठे आप लोगों को। तो इसलिए अभी आपको 12-12 हज़ार तो लग रहा होता है जी, 12 नहीं 22,000 होना चाहिए, 32,000 होना चाहिए, लेकिन इसका नुकसान आप लोगों को होगा, और हो रहा है, इसका नुकसान हो रहा है। और ये जो लोगों के स्टाइपेंड बढ़ रहे हैं ना, सच्ची सच्ची अपने दिल में खुद ही अपने आप से पूछ के देख लेना, कुछ होंगे लोग जिन्होंने घर में खर्चा देना होता होगा, जिन्होंने और काम करने होते होंगे, वरना ये आर्टिकल्स वाले लोग आर्टिकल्स के पैसों से क्या करते हैं? मोबाइल बदल लेंगे, कन्वेंस अलग से मिल जाती है। देखिए आर्टिकल्स में मुख्तलिफ असाइनमेंट्स में पैसा अर्न कर लेता है स्टूडेंट, और आप लोग, हाँ हलाल वाले की बात कर रहा हूँ, हलाल पैसा अर्न कर लेता है। उसके अलावा आप लोग, हमारी पाकिस्तानी कौम की एक बहुत पॉजिटिव साइड ये है कि आपके वालिदैन आपकी इस उम्र में भी आपका बोझ उठाने को तैयार है, वो अभी भी आपको स्टूडेंट ही समझ रहे हैं। वालिदैन का मशकूर होना चाहिए, अभी भी आप लोगों को वो स्टूडेंट समझ के आप पे पैसे लगाने को तैयार हैं। तो आपने तो घर ही नहीं चलाने अपने, लेकिन आप लोग जब स्टाइपेंड बढ़वाएंगे तो उसका नुकसान लॉन्ग रन में आप लोगों को होगा और आपकी कम्युनिटी वालों को होगा। तो इसलिए स्टाइपेंड पे देखें, आप जब स्टाइपेंड का शोर मचाएंगे ना, तो उससे नुकसान आप लोगों का है कि आप लोग सीखने के जज्बे की बजाय आप लोग कहेंगे मैं पैसे लेके काम करता हूं, चूंकि पैसे थोड़े मिल रहे हैं तो फिर मैं काम क्यों करूं, मैं फर्म का प्रिंटर भी यूज करूं, मैं तो फर्म का प्रिंटर भी यूज करूंगा अपनी किताबों के लिए, मैं तो कोशिश करूंगा कंप्यूटर जाते हुए कुर्सी तोड़ के जाऊं, जाते हुए कंप्यूटर का बटन खराब कर जाऊं। फिर ये जज्बे आ जाएंगे ना, जज्बा क्या आ जाएगा कि मुझे पैसे कम मिल रहे हैं, हालांकि आप सीखने गए हैं काम। अच्छा ये कल, और मेरी कसम से कोई सीएफएम नहीं है, अल्लाह की कसम मेरी कोई सीएफएम नहीं है, इनमें इसलिए नहीं बता रहा कि मेरी सीएफएम पे प्रेशर पड़ेगा, मेरी कोई सीएफएम नहीं है, मेरे लिए आप लोग ही हैं। लेकिन मैं आपके भले की बात कर रहा हूं कि स्टाइपेंड को सोचने से आपकी सोच नेगेटिव साइड पे जाएगी। आप सीखने गए हैं वहां 3-3.5 साल। हाँ ये एक अलग बात है जो सीएफएम वालों की तरफ से होनी चाहिए, और उन्होंने फिर अल्लाह को जवाब देना है, आईकैप को जवाब, आईकैप को क्या जवाब देना है, अल्लाह को जवाब देना है कि स्टूडेंट्स को फिर सिखाना भी चाहिए। स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए असाइनमेंट्स भी उसके हिसाब से मैनेज होनी चाहिए। ये नहीं कि अगर एक अच्छी असाइनमेंट पैसों वाली है उस पर किसी स्टूडेंट का पूरे 3.5 साल लग जाए, ये नहीं होना चाहिए, जबकि कुछ फर्म में होता भी होगा। मुझे जरूरत नहीं है नाम लेने की, और पब्लिकली भी नाम लेने की जरूरत नहीं, सबको पता ही होगा ऐसा होता होगा। अच्छी अच्छी फर्म्स भी बिल्कुल हैं जो वाकई काम सिखाती हैं, लेकिन ऐसे भी बिजनेसेस हैं जो अच्छी असाइनमेंट पैसों के एतबार से उसमें स्टूडेंट का 1.5 साल लग जाता है। अब उस फर्म ने ये तो नहीं सोचा कि 1.5 साल में क्या वाकई सिखाया उसको। उसी फर्म के पार्टनर का अपना बेटा अगर वहां होता तो क्या उसको साल लगवाते? ना लगवाते ना। तो इसलिए उनके मसाइल अपनी जगह है, लेकिन आपने अपने आप को देखना है। आप अपना हिसाब से देखिए, अगर आप स्टाइपेंड को रोएंगे, स्टाइपेंड को सोचेंगे तो आपकी सोच नेगेटिव हो जाएगी। और अगर आईकेएफ स्टाइपेंड बढ़ा दे, क्योंकि आप लोगों के प्रेशर से ही होता होगा, प्रोफेशन है बहरहाल, जब आप लोग शोर मचाएंगे, और वैसे तो कासा की कौन सुन लेता है, लेकिन फिर भी आप लोग जो शोर मचाएंगे, मुझे नहीं पता, मैं कभी भी आईकेएफ के प्रोसीजर्स में इन्वॉल्व नहीं रहा, लेकिन शायद कहीं ना कहीं इसका फर्क पड़ता हो, शायद इसलिए स्टाइपेंड बढ़ जाता हो। उसका नुकसान आप लोगों को होता है। आपको आर्टिकल्स नहीं मिलेंगे, आप लोगों को आर्टिकल्स मिलेंगे तो आपका काम एक की बजाय 2-4 लोगों का काम आप कर रहे होंगे, फिर पढ़ाई का भी टाइम नहीं मिलेगा, और आपकी सोच नेगेटिव और हो जाएगी, क्योंकि आप उसको अपने काम को आप पैसों से तोलना शुरू कर देंगे। आप देखेंगे मुझे मिल क्या रहा है पैसों में, तो फिर आपकी एफर्ट भी उसके हिसाब से होगी। लेकिन जब आप ये सोचेंगे ना कि आपको काम, मैंने अपने दोस्तों में, अपने कोलीग्स के अंदर आर्टिकल्स के दौरान जो लोग पढ़ाई भी करते थे और काम सीखते हुए शर्माते नहीं थे, काम करने में उनको सुस्ती से मौत नहीं पड़ती थी, मैंने उनको ऊपर जाते ही देखा, उन्होंने ग्रो ही किया है। और जिन लोगों को काम करने से मौत पड़ती थी, बेशक उन्होंने क्वालिफाई भी कर लिया, उनको 1.5-2 लाख से ऊपर जाते नहीं देखा मैंने, उनको धक्के खाते भी देखा। तो इसलिए आप आर्टिकल में स्टाइपेंड के जज्बे के साथ मत जाएं, आपको उसका नुकसान होगा। और ना ही इस पर कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हुआ करें। जैसे मैं देखता हूँ कुछ बेकार किस्म के फेसबुक पेजेस हैं जो इसके ऊपर इस तरह के ट्रेंड्स चला देते हैं, स्टाइपेंड बढ़ाओ। फिर यही है ना, फिर आप लोग स्टाइपेंड कमाने ही आए थे, फिर आपकी इतनी सी सोच है, आप स्टाइपेंड ही कमाने आए थे। फिर तो इस तरह की एक्टिविटीज़ का आप लोग भी हिस्सा ना बना करें। ये वो लोग होते हैं इस तरह के ट्रेंड चलाने वाले जो वैसे भी किसी काम के नहीं होते, सिर्फ शोर डालने के लिए वो कहीं भी चले जाते हैं। हालांकि उनके अम्मी अबू बाहर निकालते थे, बेटा बाहर जो बात करनी है, लेकिन वो यहाँ पर आके कौम की आवाज़ ऐसे बनते हैं जैसे उन्होंने ही कायद आज़म के साथ मिलकर पाकिस्तान आज़ाद कराया था। तो इसलिए आप स्टाइपेंड के ये इस तरह के मूव्स का हिस्सा ना बना करें, और अपनी सोच भी ना स्टाइपेंड निकाल दें अपनी सोच, या फिर सीए छोड़ दें, कोई और नौकरी कर लें जाके, इससे बेहतर तनख्वाह मिल जाएगी। ऐसे यार जज्बाती कर देते हैं। इनिशियल अमाउंट 105500, इंटरेस्ट की फिगर टैली 12059,
इकतीस दिसंबर। अब ये देखना, किसी शहजादे ने ना ये जो मैंने भी बोला है इसका छोटा सा क्लिप काटना है, छोटा सा, और उसके ऊपर ट्रोलिंग स्टार्ट हो जाना है। हालांकि मैं सारी बातें आपके भले की कर रहा हूँ, मेरी तो कोई फार्म ही नहीं है। 1055 हैं 120। चलो खैर है, 5 लिख दिया अब। 9000 108 56। अच्छा यार ये 60। अब इधर क्या लिखूं? 31 दिसंबर 19, 31 दिसंबर 20, 31 दिसंबर 21। जी जी नहीं, इतना भी रफ ना करें कि समझ ही ना आए, पढ़ा जाए बस। 102 560 0 96 7 76 जी 1 2 3 2। और एंट्रीज बन जाएंगी 1 जनवरी 18 को इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, 31 दिसंबर 18 इन्वेस्टमेंट डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, 31 दिसंबर 18 कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, 31 दिसंबर 19 इन्वेस्टमेंट डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, 31 दिसंबर 19 कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, 31 दिसंबर 20 इन्वेस्टमेंट डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, 31 दिसंबर 20 कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, 31 दिसंबर 21 इन्वेस्टमेंट डेबिट इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। ये हो गया अमॉर्टाइज कॉस्ट। फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई बताता हूं। फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में ये मैंने पार्ट ए अमॉर्टाइज कॉस्ट वाला कर दिया कंप्लीट। पार्ट बी फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में मेरी आवाज से डिस्टर्ब तो नहीं हो? फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में सारी कैलकुलेशन ऐसे ही होगी, सारी कैलकुलेशन ऐसे ही होगी, एंट्रीज भी ऐसे ही होंगी, लेकिन एक टेबल एक्स्ट्रा बनेगा और एक एक एंट्री एक्स्ट्रा होगी। ये टेबल ऐसे ही बनेगा, फिर एक और टेबल इसके अलावा बना दूंगा, तो ये टेबल ऐसे ही बनेगा, और चूंकि हम ऑलरेडी बना चुके तो ये टेबल तो हो गया, और एंट्रीज जो कर रहे हैं वो ऐसे ही होंगी। पार्ट बी कर रहा हूं अब सॉल्व। 1 जनवरी 18 इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट। अमाउंट भी यही होगी या चेंज हो जाएगी? अब क्यों यही होगी? क्योंकि अमॉर्टाइज कॉस्ट पे भी और फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे भी इनिशियल मेजरमेंट फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट सेम, तो ये 1055 ही होगी। फिर ईयर एंड पे 31 दिसंबर 18 सेम इन्वेस्टमेंट डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट 12060। 31 दिसंबर 18 सेम कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट 9000। एक और एंट्री होगी जिसकी मैं भी जगह छोड़ रहा हूं। 31 दिसंबर 18 पे एक और एंट्री होगी, फिर 31 दिसंबर 19 सेम एंट्रीज इन्वेस्टमेंट डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट 12409। कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। ये मैंने 31 दिसंबर 18 को एक एंट्री कर, कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट 9000। 31 दिसंबर 19 को एक एंट्री और करनी है, 31 दिसंबर 20 इन्वेस्टमेंट डेबिट
और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट 127, कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट 9000 और 31 दिसंबर 20 को एक एंट्री करनी है। इसी तरह से 21 वाली भी एंट्रीज यही दोनों कर लें और वो हो जाएंगी 31 दिसंबर 21 इन्वेस्टमेंट डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट 13232 और कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट 129,000 और 31 दिसंबर 21 पे भी एक एंट्री मैंने और करनी है। यहां तक पहुंचे फिर मैं वो जो एंट्रीज छोड़ी मैं वो सिखाता हूं। इकतीस दिसंबर 18 पे भी एक एंट्री की जगह खाली रखी है मैंने। 31 दिसंबर 19, 31 दिसंबर 20 और 31 दिसंबर 21 पे तो जगह ही जगह है। हाँ जी, यहां तक ये टेबल नोटेड। अब आप एक और टेबल बनाएंगे जिसमें अच्छा वो टेबल मैं बताता हूं, लेकिन उससे पहले उसकी जरूरत क्रिएट करके दिखा दूं। ये एक और टेबल बन रहा है एमोर्टाइज कॉस्ट वाला, पिछले टेबल का क्लोजिंग बैलेंस बताएं कितना। 108,560 111,969 115,768 और 0। ये बाकी कॉलम बनाता हूं मैं अभी। बाकी मैंने 1 और 2 3 1 2 3 कॉलम बनाने, लेकिन पहले उसकी जरूरत क्रिएट करवा दूं। 31 दिसंबर 18 अगर फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई मॉडल हुआ तो नाम से क्या लगता है, इन्वेस्टमेंट के साथ हर ईयर एंड पे क्या सलूक होना चाहिए, फेयर वैल्यू पे अपडेट होनी चाहिए। इन 3 एंट्रीज करने के बाद अभी इस वक्त 31 दिसंबर 18 की बात कर रहा हूं, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में बैलेंस कितना आ रहा होगा 108,560, जबकि 31 दिसंबर 18 पे इसकी फेयर वैल्यू कितनी है। तो क्या करना है, बढ़ाना है कम करना है, कम करना है। कितना 108,560 है और उसको 106,000 पे लाना है, तो 2560 कम करना है। तो बढ़ाना होता तो ओसीआई में ले आते, कम करना तो पीएनएल में ले जाए। नहीं, चाहे गेन हो चाहे लॉस हो, ये ओसीआई में ही रहना है। तो लॉस रिकॉर्ड करना है तो 31 दिसंबर 18 फेयर वैल्यू रिजर्व डेबिट, ये मैंने आपको इक्विटी में एक अकाउंट बताया था फेयर वैल्यू रिजर्व, साथ ओसीआई का वर्ड जरूर लिखिएगा, और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कितना 2560। ये हमने 31 दिसंबर 18 पे एंट्री कर दी। इकतीस दिसंबर 18 पे इस एंट्री के कर देने के बाद इन्वेस्टमेंट अकाउंट का तो बैलेंस चेंज हो गया ना, लेकिन मैंने तो टेबल आगे फिर 108 से चला दिया। देखिए टेबल पहला वाला, वो तो फिर 108 से चला दिया, हालांकि इन्वेस्टमेंट अकाउंट में तो बैलेंस बदल लिया हमने। क्यों नहीं करते, कैलकुलेशन के लिए यूज हो रहा है। ये जो फेयर वैल्यू गेन लॉस है ना, हम इसका अभी फिलहाल इफेक्ट पी एंड एल पे नहीं ला रहे,
फिलहाल अगर हमने अगले साल का क्लोज ओपनिंग बैलेंस 108 की बजाय जाग रहे हैं 2018 के एंड पे, ये एंट्री करने के बाद क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट कम होकर 106 पे आ गई। अगर आपने इस 106 को 2019 का ओपनिंग बैलेंस रख लिया तो इंटरेस्ट इफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस बदल देंगे तो इंटरेस्ट बदल जाएगा। तो हमने फिलहाल इसका इफेक्ट P&L पे नहीं आने देना, इसलिए इंटरेस्ट कैलकुलेशन वाली फिगर्स को नहीं बदलना। चाहे फेयर वैल्यू थ्रू OCI हो, इंटरेस्ट वाला टेबल वैसे ही रहेगा। इसलिए मैंने फेयर वैल्यू के लिए टेबल ही आपको अलग सिखाना है। जो टेबल बनता था अमॉर्टाइज कॉस्ट में, वही फेयर वैल्यू थ्रू OCI में बनेगा, एज इट इज बनेगा, क्योंकि फेयर वैल्यू कम ज्यादा होने का हमने अभी फिलहाल P&L पे इफेक्ट नहीं आने देना। तो इंटरेस्ट इनकम वाला टेबल वैसे ही रहेगा। इधर आते हैं, 31 दिसंबर 19 पे आ गए जी। 31 दिसंबर 19 पे फेयर वैल्यू कितनी है? फेयर वैल्यू 120,000। तो अब इसको 120,000 पे लाने के लिए बढ़ाना पड़ेगा। कितना है जो बढ़ाना पड़ेगा? 31 दिसंबर 19 पे खड़े हैं हम। 31 दिसंबर 19 पे खड़ा हूं मैं। 120 तक, 120 है ना, 120 तक लाना है। तो किससे कंपेयर करना है? 106 से। तो उसके बाद इंटरेस्ट में कोई एंट्री, इन्वेस्टमेंट डेबिट क्रेडिट नहीं किया हमने 19 में, किया है ना। 106 से नहीं करना कंपेयर। अच्छा 111 से कर ले? नहीं, 111 से क्यों नहीं? क्योंकि ये तो वो वैल्यूज हैं जो अमॉर्टाइज कॉस्ट के मुताबिक निकली हैं, जबकि हमने 2018 में इसमें एक लॉस डाल दिया था। तो 111 से भी नहीं करना, 106 से भी नहीं करना। तो 106 वाली फिगर में ये प्लस माइनस कर लें, या फिर इसमें, बस इसीलिए आपको मैं एक टेबल बता रहा हूं ताकि इस परेशानी से बचें। अब इस टेबल में आपने क्या करना है, जो एक टेबल बना चुके उसका क्लोजिंग यहां लिख देना है जो अमॉर्टाइज कॉस्ट से निकला हुआ था। फिर लिख देनी है आपने फेयर वैल्यू कितनी, 106, 120, 127। ये फॉर द ईयर अमाउंट है या एज एट अमाउंट है? ये भी एज एट हैं। तो चूंकि ये एज एट अमाउंट हैं, तो जो इन दोनों का डिफरेंस आएगा ना, वो फेयर वैल्यू गेन लॉस नहीं होगा, वो फेयर वैल्यू रिजर्व का एज एट बैलेंस होगा। ये रिजर्व का ये ईयर एंड की फिगर है, फेयर वैल्यू ईयर एंड की फिगर है। तो इनका जब डिफरेंस लेंगे तो वो एंट्री की अमाउंट नहीं होगी, वो फेयर वैल्यू रिजर्व नामी इक्विटी के अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा। तो दिस माइनस दिस करना है, फेयर वैल्यू माइनस दिस करना है। प्लस माइनस का ध्यान रखिएगा, दिस माइनस दिस, 25 प्लस माइनस का ध्यान रखिएगा, दिस माइनस दिस, 8031, दिस माइनस दिस, जी 11232। पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। ये नेगेटिव था, बाकी दोनों पॉजिटिव है। आखिरी वाले को रेडी दीजिएगा। ये रिजर्व का बैलेंस है, ये रिजर्व का बैलेंस है। आखिरी वाला जो है ना, ये आखिरी वाली लाइन और 2021 की एंट्री, वो मैं एक और सवाल करा लूं उसके बाद बताऊंगा। ये इस वक्त फेयर वैल्यू गेन लॉस की अमाउंट नहीं निकली, ये फेयर वैल्यू रिजर्व की अमाउंट निकली है। अब आपको एंट्री की अमाउंट के लिए एक और कॉलम बनाना पड़ेगा, वो होगा इस रिजर्व वाले कॉलम में क्या चेंज आ रही है। जैसे ये तो पहला ही आंसर आया, तो ये तो एज इट इज लॉस ही आ गया। अब इस नेगेटिव से ये पॉजिटिव 8000 तक जा रहा है, क्या चेंज आ रहा है? 2560 नेगेटिव से 8031 पॉजिटिव आ रहा है, क्या चेंज आ रहा है? 1059। ये फेयर वैल्यू गेन फॉर द ईयर है, ये फेयर वैल्यू गेन फॉर द ईयर। और जो लोग भी जाग रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे थे, 31 दिसंबर 18 तक इन्वेस्टमेंट को हम कहां तक ले आए थे? 106 तक हम ले आए थे। 19 में इतना और डेबिट किया, इतना क्रेडिट किया, 10591
दिस प्लस दिस माइनस दिस 109 जबकि इसको पहुंचाना है 120 तक 10 तो आप लोग फेयर वैल्यू गेन लॉस वाली एंट्री के लिए ये टेबल बनाएंगे। क्या क्या लिखेंगे? अमोर्टाइज्ड कॉस्ट वाले टेबल का फिगर यहां लिख दें। फेयर वैल्यू सवाल में दी होंगी, आप तो नहीं निकाल सकते, सवाल में दी होंगी। फेयर वैल्यू माइनस ये, लेकिन ये बैलेंस है, ये फेयर वैल्यू रिजर्व का बैलेंस है। अगर एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एसओएफपी का सवाल हुआ तो ये इक्विटी में नजर आने वाले फेयर वैल्यू रिजर्व का बैलेंस है। 18 की बैलेंस शीट, 19 की बैलेंस शीट, 20 की बैलेंस शीट। इस बैलेंस में जो डिफरेंस है वो गेन लॉस है। पहला बैलेंस तो पहला तो 0 से यहां तक आया होगा, तो यही वाला ही लॉस है। अगले साल ये -25 से +8 पे पहुंच गया, यानी इतना गेन आया। उससे अगले साल ये 8 से 112 तक पहुंच गया। 8 से 112 32। तो 31 दिसंबर 18 की एंट्री फेयर वैल्यू रिजर्व ओसीआई डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। 31 दिसंबर 19 की एंट्री इन्वेस्टमेंट डेबिट फेयर वैल्यू रिजर्व ओसीआई क्रेडिट 10,591। इन्वेस्टमेंट डेबिट फेयर वैल्यू रिजर्व ओसीआई 10,591। सर अगर ये स्केड्यूल की जगह यही कॉलम बना लें, कौन सा? ये जो बनाया इसके साथ कौन सा ये वाला 106 ये वाला इस तरह कर लें और साथ फेयर वैल्यू रिजर्व का अलग कॉलम बना लें तो वो मान लीजिए। देखें, ये जो मैंने इस वक्त, मैं चूंकि फजूल पढ़ाता रहता हूँ ना, तो ये तो मेरी सोच के मुताबिक था, ऐसी बच्चों का टाइम ज़ाया करता हूँ। ये एक तरीका है जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। अगर आपको इससे कोई और बेहतर डिफरेंट तरीका समझ आता है आप वो कर लें, कोई बात नहीं। स्टैंडर्ड नहीं बनाया टेबल, ये टेबल स्टैंडर्ड में नहीं है। स्टैंडर्ड में तो ट्रीटमेंट है, ये तो मैंने एक टेबलर वर्किंग की हुई है। अगर आपको इसके अलावा कोई और फॉर्मेट बेहतर लगता है जरूर करिए, सीरियसली कह रहा हूँ, बुरा मांग के नहीं कह रहा, सीरियसली कह रहा हूँ। अगर आपने फॉर्मेट नहीं फॉलो करना, दफा हो, जो मर्जी करो जाके। सीरियसली कह रहा हूँ, ऐसी प्यार से कह रहा हूँ। क्लास में भी नहीं बैठना, ना बैठे, निकले क्लास से। लेकिन अगर आपको टेबल बनाना चाहें तो बना सकते हैं। अगर ये बातें नहीं समझ आ रही, फाड़ दें रजिस्टर अपना, मर जाए जाके। लेकिन अगर आपको और फॉर्मेट फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। हाँ जी, एक मिनट। अच्छा, जब भी कोई डिफरेंट फॉर्मेट बनाए ना तो मुझसे बस कंफर्म जरूर करा लिया करना। ये तो मैंने एक फॉर्मेट बनाया हुआ है, आप अगर अपने तौर पे और बेहतर समझते हैं मुझसे एक बार कंफर्म करा लीजिए। क्योंकि होता क्या है, कुछ काबिल बच्चे कहते हैं इधर आया, मैं बताता हूँ तुझे, एक और तरीका सर को नहीं पता। अब वो जो एक और तरीका आप बनाएंगे, हो सकता है उसमें कुछ ऐसे फ्लॉज हो जो आपको भी नजर ना आ रहे हो, तो वो मुझसे एक बार कंफर्म करवा लीजिएगा। उसके अलावा ये फॉर्मेट आईएएस का नहीं है, आप बिल्कुल बना सकते, और बना सकते हैं फॉर्मेट, कोई इशू नहीं। जी बिल्कुल हो सकता है, तो फिर ये टेबल क्वार्टरली बन रहा होगा, ये वाला, ये नहीं, पिछला वाला। अच्छा, एक सवाल बाकी लोग भी सुन लें। हो सकता है पेमेंट्स कूपन की क्वार्टरली हो, तो वो जो पहला टेबल बनाया था वो क्वार्टरली बनेगा, लेकिन जो उसके ईयर एंड वाला क्लोजिंग बैलेंस होगा, क्योंकि फेयर वैल्यू एक्सरसाइज तो हर क्वार्टर के एंड पे नहीं करनी ना, वो तो हर ईयर एंड पे करनी है। तो अगर वो जो पहला वाला टेबल है वो क्वार्टरली भी बनना हुआ, 6 मंथली भी बनना हुआ, तो वो जैसे है वैसे बनेगा, लेकिन हर ईयर एंड वाला बैलेंस लेके आपने यहां लिखना। ये वाला नहीं, बेअदबी ना करें यार, कुछ सोच समझ के कहा होगा, ऐसे ना करें। आप अभी पहुंचे नहीं उस लेवल तक, ये कुछ सोच समझ के बनाया होगा। इस तरह जो आपने समझाया ना, उससे वैसे मुश्किल हो जाता है वैसे। सर हम आज की बात ओवर टाइम लगाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, मेरे लिए भाई को मौका देंगे। वो असल में क्वालिफाई तो कर लेना पहले, वो जब करेंगे तो आ जाए। नहीं ऐसे नहीं ऐसे सवाल उधर रहेगा किसी का। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये मैंने क्वार्टरली वाला सवाल बोला था। ये जो कूपन रेट होता है ना, या कोई भी इंटरेस्ट रेट, ये बाय डिफॉल्ट पर एनएम चीज होती है। अगर कोई क्वार्टरली वाला सवाल हुआ तो ये वाला टेबल नहीं, पिछला वाला टेबल वो क्वार्टरली बनेगा, लेकिन उसमें जो ईयर एंड वाला फिगर लिखा होगा उसको लेके ये वाला टेबल ईयरली ही बनेगा। ठीक है, और रेट अगर दिया होगा कूपन रेट तो वो एनुअल दिया होगा, उसको फिर 4 से डिवाइड करेंगे तो क्वार्टरली वाला टेबल बनेगा। इंटरेस्ट वाली वो तो क्वार्टरली करेंगे, फेयर वैल्यू वाली ईयर एंड पे आएगी, बाकी तो क्वार्टरली आएंगे।
लीज की तरह होगा बिल्कुल, ये टेबल भी लीज की तरह ही है जो पहले बनाया था। लीज में ये वाला टेबल बनाऊंगा आपको मैं। नहीं हो सकता है ना, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 1 जनवरी की फेयर वैल्यू सवाल पे डिपेंड करता है। नहीं वही कह रहा हूं ना, सवाल पे डिपेंड करता है, सवाल पे डिपेंड करता है। अगर हमें ईयर एंड की फेयर वैल्यूज चाहिए लेकिन दी 1 जनवरी की हुई है, चल जाएगी। जैसे हमें अभी ये चाहिए थी, ये 1,06,000 कब की है? 18। अगर 1 जनवरी 19 दी होती तो काम चला लेते। नहीं 1 जनवरी 18 तो वो पहले वाली ये इस्तेमाल होती ना। मैंने अभी इस सवाल में अगर 1 जनवरी 18 की भी फेयर वैल्यू दे दी होती तो उसका तो इस पहली एंट्री में इस्तेमाल हो जाता। चलो मिसाल के तौर पे 1,02,000 होती तो हम लोग 1,02,000 प्लस 1,500 103,500 से इन्वेस्टमेंट डेबिट करते, फिर फेयर वैल्यू देते ना। परचेज वैल्यू तो ये है कि बाय डिफॉल्ट वो फेयर वैल्यू है। अदरवाइज अगर फेयर वैल्यू दी होती, बाकी लोग भी सुने, अगर 1 जनवरी 18 की फेयर वैल्यू कह रहा हूं 102 होती, 104 की जगह, तो ये इन्वेस्टमेंट कितने से डेबिट होती? 102 प्लस 1,500 103,500 और 2,000 P&L में जाता। टेबल कितने से स्टार्ट होता? 103,500। जो इस इन्वेस्टमेंट की इनिशियल मेजरमेंट वाली वैल्यू है वही उस टेबल की पहली ओपनिंग बैलेंस की फिगर है। ठीक है, हाँ करते हैं ब्रेक। तो 31 दिसंबर 19 वाली एंट्री 10,591 से, और 31 दिसंबर 20, ये 31 दिसंबर 20 वाली एंट्री इन्वेस्टमेंट और डेबिट, फेयर वैल्यू रिजर्व OCI क्रेडिट 3201। 31 दिसंबर 21 अभी नहीं, अगले सवाल की बात कराता हूँ। चलें जी ब्रेक कर लें और लेक्चर 33 बस एंड करता हूँ।